गुड इवनिंग ऑल। मैं दीपक योगेश्वर ब्लू लाइन विश्वास से। आज बात करने आया था रिलेटेड टू यूएसए। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पिछले 15 से 20 दिन आई वाज इन यूएसए, और यूएसए में मैंने आई टॉक टू द इमिग्रेशन लॉयर्स कि किस तरह से कोई आदमी अगर यूएसए में पहुंचता है तो किस तरह से हम उनका वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हैं, उनके वीज़ा को ग्रीन कार्ड में चेंज करवा सकते हैं, पॉलिटिकल असाइलम कैसे ले सकते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें हम वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए की। यूएसए देखो, ऑब्वियसली सबको पता ही है, यूएसए इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बट वीज़ा जो होता है उनका एक इंटरव्यू बेस होता है। एटलीस्ट जिन्होंने भी अपना वीज़ा हासिल करना है, दे शुड हैव द एबिलिटी टू टॉक। उनके पास बोलने का क्षमता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नर्वस होकर खड़े रहें। उसका प्रेपरेशन जरूर करवाया जा सकता है आपका इंटरव्यू का, बट क्वेश्चन आंसर्स आपने ही जाके एम्बेसी में देना होता है। उसका सारा प्रोसीजर और उसका सारा प्रेपरेशन हम ही करा के देते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटेगरीज की बात करते हैं कि एक अगर यूएसए में जाना है तो किस तरीके से एक बंदा सेटल हो सकता है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं एग्जैक्टली जो यूएसए में था अभी 15-20 दिन के लिए, तो एग्जैक्टली मेरा मोटिव क्या था। तो अबाउट यूएसए आई वुड से कि वहाँ पे एना इमिग्रेशन, तो वो एक वियतनामीज ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और पिछले 25 साल से वहाँ पे हैं। तो मैं उनके पास कैलिफोर्निया में ही था, एंड हमारी बात हुई रिलेटेड टू किस तरह से हम इंडिया से या नियर बाई कंट्री से किसी को यूएसए भेज सकते हैं और वो सेटल कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3-4 कैटेगरीज की बात कर लें कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें आप जाके अपने आप को सेटल कर सकते हैं। सबसे पहले होता है, ये नॉर्मल कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ जो आमतौर पे टूरिस्ट वीज़ा लेके हम वहाँ पहुँचते हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले होता है कि हम एक पॉलिटिकल असाइलम फाइल कर सकते हैं। पॉलिटिकल असाइलम बहुत ही सोचने वाली बात है लोगों के लिए कि पॉलिटिकल असाइलम होता क्या है। पॉलिटिकल असाइलम होता है कि आपको एक तरह से शरणार्थी का कैटेगरी दिया जा रहा है। उसका एक कारण होता है, उसमें कोर्ट डिसाइड करता है। तो आमतौर के कोर्ट्स नहीं होते, वो इमिग्रेशन कोर्ट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं आपके पॉलिटिकल असाइलम के मैटर्स को। उसके लिए आपके प्रूफ्स लग सकते हैं, चाहे आपका मेडिकल रिकॉर्ड हो, चाहे आपका पुलिस रिपोर्ट हो, या आपके कोई वीडियोज हो, चाहे आपके कोई प्रेस नोट हो, जिसमें कि क्लियर हो सके कि जिस तरह का आप चीज़ बोल रहे हैं वो सच में ही जेन्युइन है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई कैटेगरी में आपको यहाँ पे जान का खतरा है, तो आपको बोलना होता है कि इस कारण से हमारे को जान का खतरा है और इसके ये प्रूफ्स हैं। और उसको एक टाइम लगता है जिससे हमारे को पॉलिटिकल असाइलम मिल जाता है, जिससे कि हम अब वर्क करने का कैटेगरी में तो आ ही जाते हैं। तो एक दूसरा कैटेगरी जो लोग बहुत रिस्क लेते हैं आजकल, जिसको हम बोलते हैं डोंकी। डोंकी कैटेगरी में क्या होता है कि वहां पे जाके जो आजकल नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, उसमें आपको एक सीधा वर्क परमिट दे देते हैं। तो वर्क परमिट से गवर्नमेंट को क्या फायदा है यूएसए, तो उनको ये फायदा है कि आपको साथ के साथ एक वर्क परमिट दे दिया, आप साथ किया टैक्स देने वाले हो गए गवर्नमेंट को, और आप उनके लिए टैक्स अर्न कर रहे हैं और वो आपको वहां रहने का एक राइट दे रहे हैं। एंड इन द मीन टाइम जब आपका डिसीजन हो जाता है, फिर आपको ग्रीन कार्ड वगैरह के प्रोसीजर्स चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें कि हम किस तरह से अपने आप को कर सकते हैं, तो तीसरा है मैरिज। तो क्या करते हैं लोग, वहां जाके अपना मैरिज करवा लेते हैं। अब जेन्युइन इन जेन्युइन का तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ है, बट ये एक कारण है जिससे कि वो अपना ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। तो मैरिज वाले सेक्शन में बहुत क्लियर सा मैं बता दूं कि मेरे रिलेशंस में जो भी लोग हैं वहाँ पे, उनके एक्सपीरियंसेस की बात करूं, या मैं जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं यूएसए में उनकी बात करूं, तो उनका क्लियर कट सा कहना है कि आपको ये मैरिज वाले सीन में आपको 1.5 से 2 साल किसी को इतना सपोर्ट करना है और उफ तक नहीं करनी, उनको पैसे भी देने हैं, तो वो आपको ग्रीन कार्ड इशू करवा सकती हैं अगर लड़की हैं तो। अगर यहाँ से कोई लड़की जा रही है तो वहाँ पे लड़के को सपोर्ट करना पड़ता है विद मनी। सो उसके बाद क्या है कि वहाँ जैसे ही पहुँचे तो आप ग्रीन कार्ड जैसे मिल जाता है, जब आप फ्री हो आप डिवोर्स ले सकते हैं और अपने आप को फाइनलाइज कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट कैटेगरी है एक H2B वीज़ा। इज क्वाइट आजकल नया चला हुआ है वर्क परमिट। तो जिससे आप अपना, जैसे क्लीनर की जॉब्स हैं, कोई सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, पेट्रोल स्टेशन पे जॉब हैं, तो इस तरह की जॉब्स आपको मिलती हैं, जिससे कि आप अपना रहने का वहाँ पे वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। अगर हम इन कैटेगरीज की बात करें तो इसमें खर्चा कितना एक आता है। अगर हम पॉलिटिकल असाइलम की बात करें तो आई वुड से अप्रोक्सीमेटली $5,000 to $6,000 का एक्सपेंडिचर है जो आप लॉयर को देते हैं, और आपकी जो कोर्ट वगैरह की फीस होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेट द फीस। बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, जो भी अपना पॉलिटिकल असाइलम का केस फाइल कर रहे हैं, कई लोग
इसमें जेन्युइन से प्रूफ्स देते हैं, चाहे वो रिकॉर्ड्स हों, पुलिस रिकॉर्ड्स हों, मेडिकल रिकॉर्ड्स हों, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की लेटर्स हों कि हम इनको यहाँ पे जान का खतरा है किस चीज़ का, तो ये भी एक कारण है जिसके कारण से आपको इजीली मिल सकता है वहाँ पे। और बट ये है कि जब भी आप ऐसी चीज़ें करें तो थोड़ा जेन्युइनिटी हो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो लॉयर्स आपको गाइड कर देते हैं किस तरह से आपको हासिल करना है। सो ये तो कैटेगरी हो गया जिससे कि आप B1 B2 विजिटर वीज़ा जिसको हम बोलते हैं वहाँ पहुँच के, मल्टीपल वीज़ा भी कहीं बोलते हैं 10 सालों का, और आप वहाँ पे रह सकते हैं। सो एक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को कि हम जैसे कि 6 महीने यहाँ रह लेंगे, 2 महीने इंडिया के रह लेंगे, 6 महीने फिर अमेरिका रह लेंगे, 2 महीने यहाँ रह लेंगे और आप अपना काम को कर सकते हैं और अपना अर्निंग कर सकते हैं, जो आमतौर पे बहुत लोगों की सोच है। तो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा कि जब आपको वीज़ा मिलता है तो आपको एक एंट्री मैक्सिमम अगर हम जेन्युइन की बात करें कि कितना देर का एंट्री मिलना चाहिए, तो 6 मंथ्स के आसपास वहाँ पे रह सकते हैं आप जेन्युइनली। बट अगर हम बात करें कि अगर आप कोई हम एम्बेसी ऑफिसर लें या इमिग्रेशन ऑफिसर लें, क्योंकि अब जब वहाँ पहुँचते तो आपको क्वेश्चनिंग की जाती है, तो अगर हम आपको इस तरह के बारे में पूछें कि किस तरह से आप वहाँ पे जाओगे और कहाँ पे रहोगे, तो 6 6 महीने कोई घूमने के लिए तो जाता नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये उनको पता है, बट एक रूल है तो उसको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जब अगर आप 6 महीने दूसरी बार जाते हैं, ठीक है निकल सकते हैं, बट तीसरी बार आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप बोलेंगे 6 6 महीने हम वहाँ रह के घूमने आते हैं और 6 महीने घूमने के बाद हमारे को अपनी कंट्री की याद आती है, 2 महीने अपनी कंट्री में रहते हैं और फिर से 6 महीने घूमने में जाते हैं। तो ये एक इनजेन्युइन सी बात लगती है। तो अगर आपने पॉलिटिकल असाइलम या कोई भी अपना ऑप्शन लेना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना ऑप्शन फर्स्ट टाइम पे ही लीजिए, रादर देन थिंकिंग ऑफ द सेकंड या थर्ड टाइम मैं जाके करूंगा 6 6 महीने लेके, क्योंकि कई लोग एक को एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया और एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेज दिया गया। सो नेक्स्ट थिंग जो मैं बताना चाहूँगा अबाउट कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन। तो ह्यूस्टन टेक्सास में है, कैलिफोर्निया पता ही होगा आपको, न्यूयॉर्क, ये दो अलग अलग साइट्स में है। अगर मैं फ्लाइट की बात करूँ 7 से 8 घंटे की फ्लाइट इनकी आपस में ही है, एक कंट्री में 2 स्टेट्स और सिटीज़ की। सो जब हम ऐसी बात करते हैं तो एक चीज़ का ज़रूर आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना वीज़ा फाइल करें तो एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो चाहिए इंटरव्यू प्रिपेयर। अगर आपका इंटरव्यू प्रिपेयर अच्छा है जो आपको प्रिपेयर कर रहा है तो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए वहां पे जाके। तो इस चीज़ों का ही मेन ध्यान रखना होता है। फॉर्म फिल करना ठीक है, ऑब्वियसली फॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन करना एक कला है, मैं इसको भी नहीं बोलता कि उसके बिना कुछ चलता है, बट जो मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू पे ज़रूर फोकस करना है, एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपने अपना वीज़ा हासिल करना है, B1 B2 या कोई भी कैटेगरी आप यूएसए की करना चाहते हैं। बट एक चीज़ है, अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें जेन्युइनिटी दिखनी चाहिए। अभी मैं बताना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी रिटर्न टिकट दिखाइए। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास रिटर्न टिकट मैंने नहीं करवाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैंने कितने दिनों के लिए रहना है यहाँ पे, मे बी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 साल, 6 महीने और समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो फिर उन्होंने मतलब एक जेन्युइनिटी को चेक करने के लिए, बंदे के पास रिटर्न टिकट नहीं है और उसको एंट्री कैसे दे देंगे। बट एक एज अ कंसल्टेंट मेरा एक ड्यूटी बनता है कि मैं ऐसी चीज़ों को एक एक्सपेरिमेंट करूं, और ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट ही किया था बिना रिटर्न टिकट के, एंड इट वाज वेरी वेल डन। उसके बाद मैं कोई सामान, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके कोई साग, पालक, ऐसी चीज़ें आप लेके जा रहे हो तो दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। तो उन्होंने मेरे को सेकेंडरी इंस्पेक्शन पे भेजा, मैं बहुत खुश हुआ, मेरे को सेकेंडरी इंस्पेक्शन पे भेजा, और जब मेरे को वहाँ पे भेजा तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछे बहुत सारे, एंड ये चीज़ें एक नॉलेज को बढ़ाती हैं। और ये जैसे रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं, तो जो अभी हुए हैं यूएस में, और आज तो एक और नया रूल चेंज हुआ कि अगर आपको अपनी डेट्स बुक करनी है तो आपको अपनी डिटेल्स ही भरनी पड़ेंगी। अगर आपने किसी और की डिटेल्स भरी हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो आज का ही न्यूज़ है ये, इसको भी चेक कर लेना। और बहुत जल्दी यूएसए के बहुत सारे रूल चेंज होने वाले हैं, जिसका कि मैं चेक और एनालिसिस करने के लिए ही यूएसए गया, एंड आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि इतना नॉलेजेबल लॉयर्स, इमिग्रेशन लॉयर्स मुझे मिले। एंड बहुत जल्दी हम यूएसए में, जो कि 2.5 लाख स्लॉट्स खोल दिए हैं उन्होंने, जो पहले बहुत डिफिकल्टी से डेट्स मिल रही थी, तो उन 2.5 लाख स्लॉट्स में मे भी आपका अप्लाई हो, आपका वीज़ा हो। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं राजपुरा और जलंधर ब्रांच में, और वहाँ हम आपको प्रिपेयर करेंगे, आपका फाइल लगाएंगे, एंड द बेस्ट पुट पॉसिबल। अगर
भगवान ने चाहा, माँ ने चाहा और आपकी मेहनत हुई और हमारी सच्चाई की मेहनत हुई तो डेफिनेटली आपका वीज़ा आएगा और आप भी अपने को सेटल कर सकते हैं अच्छी कंट्री में। तो मैं तो माता रानी को यही प्रे करूंगा कि आपका वीज़ा आए और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हों। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ यहाँ पे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अमेरिका पे। और ये मेरा टूरिस्ट वीज़ा का था, इसके बाद मैं स्टडी वीज़ा और कैनेडियन टूरिस्ट टू वर्क परमिट की भी अभी वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिनों में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स।